इतने कॉन्फिडेंट क्यों हैं आप? मतलब धुरंधर इतने हैं कॉन्फिडेंट सामने। इसलिए हैं क्योंकि 3 साल बिहार के गांव-गांव गए हैं, यहाँ रहे हैं। जो मैं बिहार में देख पा रहा हूँ, जो आंकड़े देख रहा हूँ, जो नंबर्स देख रहा हूँ, वो बिल्कुल क्लियर है। बिहार में लोग बदलाव चाहते हैं। सही पकड़े हैं। अगर आप यहाँ 2015 में आए होते तो लोगों ने कहा हाँ मोदी चाहिए, लेकिन यहाँ तो नीतीश ही ठीक है। आज जो स्थिति है, लोग कह रहे नहीं कुछ भी हो, ये लोग जाने चाहिए। पर आप कैसे अलग हैं इन सबसे, मुझे ये बताइए। बता रहा हूँ, बताता हूँ। ये तो आप भी मान रहे हैं कि लोग बदलाव चाहते हैं। अब लोगों के पास 2 विकल्प है। बदलाव चाहते हैं कि बदलाव सत्ता में कौन है, नीतीश और भाजपा है, तो हटेंगे तो ये। अब जनता के पास 2 विकल्प है। या तो वो राजद का लालटेन जो कि 15 साल बिहार के जंगल राज के लिए जिसको लोग दोषी मानते हैं उसको वापस लाए, या फिर एक नई व्यवस्था, नया विकल्प, नया प्रयास जो शुरू हुआ है जन स्वराज का, उसको मौका दे। नहीं, पर एक और ऑप्शन है। क्या? वो ये भी तो चाह सकते हैं कि बीजेपी का चेहरा जो है वो सीएम के तौर पर आ जाए। समझ रहे हो? समझ रहे हो? भाई ऐसा है कि ये तो बीजेपी वाले खुद से जब अपना चेहरा नहीं बता रहे, आप क्यों बता रहे? इसीलिए तो लोग आपको कहेगा कि आप बीजेपी का सपोर्टर है। नहीं, मैं तो ऑप्शन दे रही हूँ आपको। आप क्यों ऑप्शन दे रहे हैं जब बीजेपी वाले प्रधानमंत्री आकर भाई आप कह रहे हैं ऑप्शन 3 ऑप्शन है। आपने कहा या तो आरजेडी रहेगी, ऐसा है, या फिर बिहार में तीन जेडीयू रहेगी। मैं कह रही हूँ आपके साथ साथ एक और ऑप्शन है। नहीं, सुन लीजिए, बिहार में 3 कोणीय मुकाबला है। एनडीए है जिसमें महागठबंधन है और जनसुराज है। 1 मिनट। तो आप कह रहे हैं कि लोग बदलाव चाहते हैं, तो बदलाव चाहने का मतलब कि एनडीए सत्ता में कौन है? एनडीए है। हाँ। तो वो लोग जाएंगे। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। अब जनता के पास बच गए 2 विकल्प। या तो भाई लालू का लालटेन, जंगल राज वाला लालटेन चुन लो, या प्रशांत किशोर और करोड़ों लोग के द्वारा, लाखों लोगों के द्वारा मिलकर बनाया हुआ जन स्वराज के साथ चल लो। लोगों को तो बस इतना ही निर्णय करना बाकी अगले 2 महीने में। पर ये तो आप नीतीश जा रहे हैं। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ। बदलाव सीएम के तौर पर भी तो हो सकता है। कैसे? कैसे? जबकि अच्छा, सारे लोग ये कह रहे हैं कि उनकी तबीयत जो है वो खराब है। चलिए आपकी बात मान लेते हैं। स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि लोग ये कहेंगे कि एनडीए रहे, सीएम बदल दो, एक नया चेहरा, एक विकल्प। चलिए, तो ये बात जदयू वाले तो नहीं कह रहे हैं। ये बात भाजपा, ना बीजेपी कह रही है, ना जदयू कह रही है। भाजपा वाले नहीं कह रहे हैं, कोई नहीं कह रहा है। लोजपा के चिराग पासवान नहीं कह रहे हैं, मांझी जी नहीं कह रहे हैं। तो ये बात रूबिका लियाकत को कहां से जानकारी हो गई कि भाजपा वाले दूसरा चेहरा लाने वाले हैं? अरे भाई, हमारे भी तो सूत्र है ना। तो सूत्र प्रशांत किशोर जी, आपस में जो चर्चा होती है उस चर्चा में 3-3 4-4 ऑप्शन आते हैं। तो ये एक और ऑप्शन है। ठीक बात है। तो हमने तो कैमरे पर कहा, आप दोहरा देता हूं कि अगर बीजेपी में दम है, भाई बीजेपी तो देश की सत्ताधारी पार्टी है, मोदी जी इतने बड़े नेता हैं, दम है तो बिहार में आकर कह दो ये बात कि हमारा चेहरा अभी नीतीश रहेंगे, 25 के बाद कौन होगा। अमित शाह जी का भी कोई इंटरव्यू आया है, उन्होंने कहा अभी नीतीश जी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा, 25 के बाद हम लोग तय करेंगे। भाई नाम बताओ, है दम तो नाम बताओ कि कौन होगा बीजेपी से। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आप ये लिख के रख लीजिए, बिहार में बीजेपी की ना ताकत है ना तैयारी है कि वो चुनाव लड़ सकें और मुख्यमंत्री का चेहरा तय कर सकें। पर प्रशांत किशोर, आप जानते हैं और मुझे पता है कि अगला सवाल आएगा और फिर आप जो है भड़क जाएंगे। क्या आप कहेंगे? तो मैं कभी नहीं, आराम से आपसे हंस के बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि बदलाव के लिए जो है जन स्वराज को लोग सुनने के लिए, देखने के लिए आते हैं। बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर दूसरी कोई वजह क्या है भाई? सुनिए, देखिए, प्रशांत किशोर का चेहरा इतना सुंदर है नहीं। प्रशांत किशोर किसी बड़े बाप के लड़के हैं नहीं। प्रशांत किशोर कोई जिस बाप के लड़के हैं इस बिहार में, उसमें जरूर कहा जाता है कि प्रशांत, पूरा नाम क्या हुआ तुम्हारा? नहीं, आप एक बात सुनिए। प्रशांत मिश्रा जी के बेटे। नहीं, मिश्रा जी नहीं है, मेरा सरनेम पांडे है। हाँ, तो पांडे जी के बेटे। सुनिए मेरी बात, सुनिए, पांडे जी के बेटे जो हैं वो जातिगत समीकरण कैसे बिठा पाएंगे? अच्छा, क्यों बैठाएं? इस बिहार में ये बताइए। पांडे जी के बेटे ये काम कैसे कर रही हैं ऐसा? नहीं, मैं कहा, ये तो आप जानते हैं बिहार में कैसे काम होता है। आप जानते हैं सब बात, तो बताइए। मैंने कहा था ना, मेरा अगला सवाल आपको परेशान करेगा। बिल्कुल परेशान नहीं कर रहा है, हम तो आपकी बात को वैलिडेट कर रहे हैं कि सही है। हाँ, ठीक है। तो अगर आप ही कह रही हैं कि मोदी के नाम पर वोट पड़ा है बिहार में, और आप ही कह रही हैं कि हर आदमी जाति पर वोट दे रहा है, तो आप मुझे बता दीजिए रूबिका जी कि बिहार में मोदी जी के जाति के कितना लोग रहता है? और अगर मोदी जी के जाति के लोग नहीं रहते हैं तो आप बिहार के लोगों के प्रति ये पूर्वाग्रह क्यों रखते हैं कि बिहार में लोग जाति पर वोट देते हैं? तुम्हें शर्म है कुछ? मुझे पता था आप उस तरफ आएंगे। तो बिल्कुल आप लोग बिहारियों के प्रति पूर्वाग्रह रखते हैं। आपने सुनिए, कर्नाटक में जाकर मैं आपको पहले ही आगाह कर चुकी थी, डिस्क्लेमर लगा चुकी थी। आप मुझे बताइए कि आपने कर्नाटक में जाकर कभी ये पूछा कि लिंगायत वो कालिगा के रहते हुए आप लोग कैसे चुनाव जीतेगा? आपने क्या आंध्र प्रदेश में पूछा कि सर सुनिए, नहीं, टापू कम्मा रेड्डी की राजनीति से कैसे पार पाइएगा? फिर ये बात होगी, पीके हम तो बात कर रहे हैं, मैं तो आपसे ही जानना चाह रही हूँ कि बिहार बार-बार को ये क्यों कहा आप लोग जाता कहते हैं? है, तो
तो आप तोड़ दीजिए उस समीकरण। मैं तोड़ रहा हूँ। तोड़ रहा है। अरे मैंने नहीं, कोई मना थोड़ी बिहार के लोग ने तोड़ा है। 14 में मोदी जी को वोट दिया किसने? अब आप कह रहे हैं कि मोदी जी को वोट दिया है। किसने दिया? फिर आप नाम लगाते हैं कि रूबिका लियाकत कह रही है मोदी को दिया वोट। मोदी को आप मानते हैं ना कि मोदी को वोट दिया गया है? बिल्कुल मानते हैं। हाँ, तो फिर कम से कम ये तो मत कहो कि बिहार के लोग जाति पर वोट नहीं पड़ता है। पड़ता है। जाति समाज की एक बड़ी सच्चाई है, जाति एक बड़ा फैक्टर भी है, लेकिन जाति एकमात्र फैक्टर नहीं है जैसा आप बता रही हैं। जाति एकमात्र फैक्टर नहीं है। जाति अच्छा कितना बड़ा फैक्टर है? कितना बड़ा फैक्टर है इसको क्वांटिफाई करना तो मुश्किल है, लेकिन अगर आप इसको सही में समझना चाहते हैं तो मैं आपको बता रहा हूं। डिपेंड करता है, अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई घटना, अगर कोई मुद्दा बिल्कुल बहुत बड़ा मुद्दा, बहुत बड़ा चेहरा, बहुत व्यक्तित्व नहीं हो, तो जब लोकल स्थानीय मुद्दे पर चुनाव होते हैं, लड़ने वाले सब एक जैसे ही दिखते हैं तो लोग जातियों पर वोट करते हैं। लोगों को लगता है भाई सब तो एक के जैसा दिख रहा है, चलो अपने जाति वाले को दे देते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति है, अगर कोई घटना है, अगर कोई विषय है, तो लोग जातियों से ऊपर उठकर वोट करते रहे हैं। 84 में इंदिरा जी की मृत्यु ऐसी एक घटना थी, लोग जातियों से ऊपर उठकर लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया। तो अभी ऐसी कौन सी घटना है? 89 में बोफोर्स बहुत बड़ा मुद्दा था, बिहार के लोगों ने जातियों से ऊपर उठकर विश्वनाथ प्रताप सिंह को वोट दिया। 14 में मोदी वो व्यक्तित्व था, उसके नाम पर लोगों ने जाति से ऊपर उठकर वोट दिया। 2019 में पुलवामा राष्ट्रवाद का मुद्दा था, राष्ट्रीय सुरक्षा का, लोगों ने जाति से उठकर भाजपा को वोट दिया। 2020 में वो मुद्दा नहीं था, स्थानीय चुनाव हुए तो भाजपा को उतनी सीट नहीं मिली जितनी मिलने की उनकी उम्मीद थी। आप कह रहे हैं कि इस बार मुद्दा क्या है? इस बार वो मुद्दा है बदलाव। यू आर राइट ब्रो। अभी आपने सुना कि तेजस्वी यादव ने वहां वक्फ को लेकर जो बयान दिया, वक्फ कानून को लेकर जी, तब प्रशांत किशोर ने पुरजोर तरीके से कहा कि जो हमारे संविधान निर्माताओं ने तय किया हुआ है उस हिसाब से सबकी रायशुमारी करके किसी तरह का कोई बदलाव करना चाहिए। अब लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि प्रशांत किशोर की आइडियोलॉजी क्या है। प्रशांत किशोर क्या मतलब किस तरफ खेल रहे हैं प्रशांत? ऐसा है, वक्फ बिल को लेकर प्रशांत किशोर जनसुराज ने पहले दिन से कहा है कि हम लोग इसके विरोध में हैं। विरोध में क्यों है ये भी वजह बताई। इसलिए नहीं कि वक्फ बिल अच्छा है, खराब है, मुसलमानों के हित में है, विरोध में, वो हमारा बहस का विषय हो सकता है। क्यों नहीं वक्फ बिल पास होना चाहिए था? क्योंकि जो मैंने आपने जो बात बताई कि मेरा ऐसा मानना है, जनसुराज का ऐसा मानना है कि जिन बातों को लेकर इस देश की नींव रखी गई, जो इस देश के फाउंडिंग फादर्स थे, संविधान में जो बेसिक प्रावधान किए गए, जिन वर्गों को भारत के इस संघ से जोड़ने के लिए जो वादे किए गए, अगर उसमें कुछ आप आमूलचूल परिवर्तन कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर जो वर्ग उससे प्रभावित हो रहा है उसको आपको कॉन्फिडेंस में लेना है। ये बात जितना मुसलमानों के लिए है उतनी ही किसानों के लिए भी है। किसानों के लिए एक नए कानून का प्रावधान मोदी जी ने करने की कोशिश की, किसानों को वो बात नहीं समझ में आई तो कानून का विरोध भी हुआ, कानून को वापस भी लेना पड़ा। तो बात मुसलमान की नहीं है। अगर आप वक्फ बिल के जरिए कुछ ऐसा संशोधन या प्रावधान कर रहे हैं जिससे देश का 20% आबादी असहज महसूस कर रहा है, तो सरकार या कानून बनाने वालों की जिम्मेवारी है कि उनको कॉन्फिडेंस में ले तभी कानून बनाएं। उस नजरिए से हम उसका विरोध कर रहे हैं। अब सुनिए, हमने इंटरव्यू लिया उप मुख्यमंत्री का, सम्राट चौधरी का, उप मुख्यमंत्री बिहार के। अच्छा। सम्राट चौधरी का। सम्राट चौधरी से जब आपका जिक्र किया तो उन्होंने कहा कि आपकी पार्टी दिलजलों की पार्टी है। चलिए, दिलजले समझते हैं आप? उन्होंने मुझसे पूछा कि बेचारे को जब कहीं कोई जगह नहीं मिलती है तो पीके बोलते हैं आओ। ठीक है। तुम और पीके मतलब खुद जो हैं वो भी अलग अलग पार्टियों से दिल जले हुए। अब देखिए, आप किसका नाम ले रही हैं, उनका कम से कम हिस्ट्री ज्योग्राफी समझ लीजिए। सम्राट चौधरी लड़के हैं शकुनी चौधरी के। शकुनी चौधरी पहले जब कांग्रेस की बिहार में सरकार होती थी तो उस दल में विधायक और मंत्री थे। किसी जमाने में मुंगेर में उनका एक वीडियो है, देख लीजिए, कहा था कि मोदी को इसी मुंगेर की जमीन में गाड़ दूंगा। यही नहीं, अभी और सुनिए। फिर वहां से भागे, जब राजद की लालू जी का दौर आया तो राजद की सरकार में विधायक और मंत्री बने। जब लालू जी का सितारा नीचे आया तो ये बेचारे नीतीश कुमार की सरकार में विधायक और मंत्री बन गए। फिर जब नीतीश का सितारा गर्दिश में आया तो मांझी जी के साथ ये भागे ये लोग। मांझी जी की सरकार में भी ये विधायक मंत्री थे, रिकॉर्ड पर है, चेक कर लीजिएगा। और आज जब भाजपा का भी थोड़ा बहुत दौर बढ़ा तो ये सम्राट चौधरी उसमें जाकर शामिल हुआ है। तो ये भाजपाई जो यहाँ पर हैं, जो संघ के हैं लोग, जो भाजपा के लिए जिन्होंने खून पसीना लगाया है, उनसे जाकर पूछिए कि ये आदमी कौन है। ये दूसरे को दिल जला बता रहा है। भाई, सम्राट चौधरी को बिहार में उप मुख्यमंत्री है, आपने ठीक कहा। बिहार के आधे हिस्से में लोग जानता नहीं है कि सम्राट चौधरी है कौन। आप अभी पटना के किसी भी स्लम एरिया में चलिए और वहां पर महिलाओं को खड़ा होकर आप जरा पूछिए कि भाई सम्राट चौधरी कौन है।
जो लोग जानता नहीं कि सम्राट चौधरी कौन है, वो आदमी स्टेटमेंट दे रहा है दूसरे पर आपकी पार्टी दिल जलो की पार्टी है कि नहीं? अरे है? भाई जिनको जहाँ जगह नहीं मिलती है वो आपकी पार्टी में जगह पाते हैं कि नहीं? हम लोग की पार्टी दिल जलो की पार्टी है। हम लोग का दिल जला हुआ है कि हम लोग का बिहार, हम लोग के बच्चे मजदूरी करने के लिए गुजरात जा रहे हैं, और हम लोग जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति यहाँ हैं, सारी क्षमता वाले, फिर भी बिहार की ये दुर्दशा है। इसलिए हम लोग का दिल जल रहा है। दिल इसलिए जल रहा है कि बिहार आज सबसे देश का गरीब और पिछड़ा राज्य है। दिल इसलिए जल रहा है कि लोग बिहारी को बिहारी कह के बाहर अपमानित करते हैं। बिल्कुल दिल जलो की पार्टी है। तो आप पलायन को सबसे बड़ा मुद्दा है, मैंने बनाया है, और आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि बिहार में इससे बड़ा मुद्दा कुछ भी नहीं है, क्योंकि कोई ऐसा परिवार नहीं है जो पलायन से के दर से पीड़ित नहीं है। गरीब का बच्चा मजदूरी करने जा रहा है। कई लोगों को लगता है पलायन तो गरीब आदमी करता है। अरे नहीं, गरीब का बच्चा तो पलायन कर ही रहा है मजदूरी करने के लिए। जो मध्यम वर्गीय परिवार है उनके बच्चे भी पढ़ने के लिए बाहर जा रहे हैं। जो अच्छे घर के लोग हैं वो भी इलाज के लिए बाहर जा रहे हैं, नौकरी के लिए बाहर जा रहे हैं, बिजनेस के लिए बाहर जा रहे हैं। कौन ऐसा परिवार है बिहार में जहां से लोग पलायन नहीं कर रहे हैं? आप सुनिए, वो केवल बिहार में थोड़ी नहीं, बिहार में सबसे ज्यादा है ना। वहाँ केरल का भी तो बच्चा दिल्ली पढ़ने आता है ना। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। अलग अलग राज्यों के लोग जाते ही हैं ना, बेहतर सुविधाओं के लिए। किसने आपको कह दिया? बेहतर नहीं, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी का आंकड़ा निकालिए और उसमें देखिए कि उसमें केरल के बच्चे कितने हैं और बिहार के बच्चे कितने हैं। आप कह रहे हैं परसेंटेज बिहार का ज्यादा है। आप एम्स का आंकड़ा निकालिए और देखिए कि वहां इलाज कराने वाले केरल, तमिलनाडु के कितने हैं और बिहार के कितने हैं। अरे आप कल अभी हैदराबाद में दुर्घटना घटी है, मैंने ट्वीट किया था 2 साल पहले, हादसा कहीं भी हो, हताहत होने वाला बिहार का बच्चा है। फैक्ट्री में बम फटा है हैदराबाद में, लेकिन शोक मन रहा है बिहार में, लोगों का दिल जल रहा है बिहार में, क्योंकि बिहार के बच्चे वहां मारे गए हैं, उसमें कोई दूसरा नहीं। कश्मीर में गोली चलती है, बिहार के बच्चे मरते हैं। कहीं टनल में उत्तराखंड में लोग फंसते हैं, बिहार का परिवार उसमें फंसता है। कोविड हुआ, उसमें बिहार के बच्चे पैदल चल के आए, और आप कह रहे हैं कि केरल और बिहार में पलायन की स्थिति बराबर है। बेशर्मो शर्म करो शर्म। तो पलायन आपका सबसे बड़ा मुद्दा है? सबसे बड़ा मुद्दा, और इतना बड़ा मुद्दा है कि डर के मारे ये सब ढोंगी जितने हैं, सम्राट चौधरी जैसे बेवकूफ लोग, ये सब अब कह रहा है। सम्राट चौधरी अभी कहा उस आदमी ने कि अगले 5 साल में हम लोग पलायन जितने लोग गए हैं उसको वापस लाएंगे। मैं फिर आपको बता रहा हूं, आप अपने रिसर्च टीम को बोलिए, सम्राट चौधरी ने ये अपने फेसबुक पर एक जगह डाला है, उसके नीचे जितने कमेंट आए हैं, कम से कम 6000 कमेंट, हर कमेंट में लोग उस आदमी को गाली ही दे रहे हैं। कह रहे भाई तुम 20 साल से सत्ता में हो, अब कह रहे हो कि 5 वर्ष में पलायन को रिवर्स करेंगे। तुमको 20 वर्ष तो तुमको ध्यान आया नहीं। 20 वर्ष तो तुम ये कह रहे थे कि अरे बिहारी नहीं रहेंगे तो दिल्ली में स्वास्थ्य व्यवस्था रुक जाएगी, वहाँ सफाई नहीं होगा, वहाँ सब्जी नहीं बिकेगा, बॉम्बे की व्यवस्था ठप हो जाएगी। बिहार में मधुबनी में मोदी जी आए, उन्होंने एक बयान दिया, कहा सहरसा से एक नई आधुनिक वंदे भारत ट्रेन चलेगी, जिससे बिहार के बच्चे, श्रमिक परिवार के बच्चे बॉम्बे और गुजरात में सुविधापूर्वक जाकर वहाँ काम करेंगे। ये बताइए कितनी दुर्भाग्य की बात है। लोग यहाँ ताली बजा रहे हैं, अखबारों ने लिखा मोदी की नई सौगात, 2 नए वंदे भारत ट्रेन। प्रशांत किशोर और जनसुराज पहले लोग हैं जिन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग इसका विरोध करते हैं, हमें ऐसी वंदे भारत ट्रेन नहीं चाहिए जिसमें बिहार के बच्चे बोड़ा की तरह कुचाकर, जानवर की तरह बैठकर महाराष्ट्र और गुजरात में नौकरी मजदूरी करने जाएं। अरे भाई, मोदी जी को ये ना बताना है कि बिहार में फैक्ट्री कब लगेगी। क्या किसी वंदे भारत के इनॉग्रेशन में गुजरात में वंदे भारत चल रही है? क्या मोदी जी ने कहा कि गुजरात में नया वंदे भारत ट्रेन दे रहे हैं जिससे गुजरात के लड़के तमिलनाडु जाएंगे मजदूरी करने? आप बिहार के लिए क्यों कहते हैं ये बात? ये सम्राट चौधरी क्या कहेंगे? इनकी क्या औकात है? ये लोग 20 वर्ष से ये कहते रहे कि बाहर जाके काम करना बिहारियों का काम करने वाला होना बताता है। ये हमने कहा है कि नहीं, ये बिल्कुल गलत है, ये रुकना चाहिए, किसी भी हालत में हम लोग के बच्चे बाहर नहीं जाने चाहिए। अब ये रुकेगा कैसे? आपके पास क्या ब्लूप्रिंट है? आप तो कहते हैं कि यहाँ इंडस्ट्रीज लग जाएगी, थोड़ी उससे पलायन रुक जाएगा। आपने सुना ही नहीं मेरी बात? वो सुनिए, हम लोग तो कह रहे हैं कि इंडस्ट्री से पलायन नहीं रुकेगा। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल नहीं रुकेगा। इंडस्ट्री से पलायन रुकना होता तो कब का रुक गया होता। क्योंकि यहाँ पहले आजादी के बाद तो थे यहाँ पर 30 से ज्यादा शुगर मिल थे। हाँ। इंडस्ट्री से पलायन नहीं रुकेगा। पलायन यहाँ रुकेगा जब यहाँ शिक्षा होगा, लोगों के हाथ में स्वरोजगार के लिए पूंजी होगा। जिस दिन पूंजी का पलायन रुकेगा उस दिन बुद्धि का पलायन रुकेगा। जब बुद्धि और पूंजी का पलायन रुकेगा तो श्रम का पलायन अपने आप रुक जाएगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। 243 में से कितनी सीटें आएंगी प्रशांत? अर्श पे या फर्श पे, या तो 10 से कम आएगी या इतनी आएगी कि अगली बार जब आप जीतने रिजल्ट के बाद इंटरव्यू लेने आइएगा तो इस हाथे में, इस कैंपस में घुसने के लिए आपको जद्दोजहद करनी पड़ेगी। हाँ, मतलब इतनी आप भीड़ जो है, इतनी नहीं, भीड़ नहीं, इतनी ज्यादा सीट आएगी कि आप इस कैंपस में आने के लिए आपको जद्दोजहद करनी पड़ेगी। नहीं, वो तो अभी भी करनी पड़ेगी। नहीं, वो अलग, ये तो अभी भीड़ है। नहीं, वो नहीं कह रहे हैं। मैं आपको जो कह रहा हूँ कि या तो अर्श पे या फर्श पे,
या तो 10 से कम या इतनी सीट की इतिहास लिखा जाएगा। जेडीयू की क्या फ्यूचर 25 से देख कम, पहले भी बोला था, अभी भी बोल रहे हैं, रोज आकलन नहीं बदलता। वजह क्या है? अरे ये तो आप लोगों ने कहा कह रहे ऐसे कैसे हो, मैं कह रहा हूँ इतने दावे के साथ कह रहा हूँ कि नहीं आएगा 25 सीट। लिख लो मेरी बात, वजह की कोई नहीं है बात, ये तो ऐसे शर्त लगाने वाली बात हो गई। ये चुनाव जेडीयू के लिए आप कैसे देख रहे हैं? खत्म। अभी आप देखिए, किसी ने कल पूछा, बोला कि जदयू के कार्यालय पर मोदी जी का फोटो लगा हुआ हाँ है। सही है। तो ये दिखाता है जो प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि ये नीतीश कुमार के राजनीति का अंतिम दौर चल रहा है। चुनाव के बाद न नीतीश कुमार रहेंगे न जदयू रहेगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।